टॉपिक है वो ये है कि लिटरेसी डेवलपमेंट। बेसिकली बच्चों में मैंने देखा है कि थोड़ा मुश्किल होता है कि हम लिटरेसी कैसे डेवलप करें और उनको क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाया जाए, उनके ऊपर किस तरह से काम करें। तो जब हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों की, तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिनमें पहले ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर ऑडिटरी वर्बल रहती है। इसी तरह से ऑडिटरी वर्बल डेवलपमेंट के अंदर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिनको हम जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उनको नहीं समझ सकते, हमें पता नहीं होता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम बच्चों को किस तरह से उनकी लैंग्वेज है, स्पीच है, फिर लिटरेसी है, किस तरह से एक्विजिशन होती है। तो उसके लिए माइलस्टोन्स हमें ज़रूरी है कि हम जान सकें। एज स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर guidelines for skill acquisition in children with typical hearing who are considered average. In auditory therapy, these milestones become benchmarks by which the auditory practitioner and parents can measure development of the child. तो एक बात ये हमेशा माइंड में रखिएगा, जितने भी हमारे पास HI के बच्चे होते हैं, हमें उनको ट्रीट एज ए नॉर्मल बच्चों की तरह करना होता है। हमें उनको मतलब हम ये ना कहें कि वो जो हैं इम्पेयरमेंट के साथ हैं, या फिर उनके में कोई जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं या दूसरे लैंग्वेज इश्यूज के साथ होते हैं। हमें उनसे हट के बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हमें उन्हीं की तरह उनके जो माइलस्टोन्स हैं, उनके जो उनके साथ जो हमारी कन्वर्सेशन है, सेम नॉर्मल बच्चों के पैटर्न की तरह होनी चाहिए। आगे हम चल के देखेंगे कि हम इन बच्चों के साथ बात किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीका कार होता है। Auditory processing skills. From infancy through adolescence, our auditory system and central auditory nervous system are undergo significant changes that reflect growth and maturation. As a result, listening skills become refined and spoken language emerge and evolve. जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी से हमारी जो ऑडिटरी सिस्टम और नर्वे सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम है, वो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है, एज उसकी बढ़ती जाती है, उसके अंदर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। prolonged period of auditory deprivation or poor auditory access to linguistic structures and sounds of the environment cause the auditory system to undergo cross-modal reorganization, resulting in diminished connection within the auditory nerve and auditory centers of the brain. ये जितना लंबा हमारा ऑडिटरी डेप्रीवेशन होगी, उतना हमारा जो हमारा सिस्टम है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा और वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में हम कहते हैं कि ये एक अर्ली इंटरवेंशन है, जिसमें हमें बच्चे को अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोज करके उसके आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम उसको डिले करेंगे तो बिल्कुल उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, आई नो आप लोग जहाँ पढ़ा होगा। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि अगर कोई चेंज आता है तो उसको ऑटोमेटिक जो ब्रेन हमारा है उसको एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर मतलब उसको काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से अगर बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ कंजेनाइटल है और पैदा हुआ है, तो अगर हम उसको हेयरिंग एड प्रोवाइड करेंगे, आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा और हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स हैं वो रिफाइन हो जाएंगी और ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उसको जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। As the period of auditory deprivation increases, auditory performance regresses.
मीन्स ऑडिटरी डेप्रिवेशन मीन्स के जितने अरसे तक बच्चा विदाउट हियरिंग एड्स रहा है, विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट रहा है, सुनने के बगैर रहा है, तो इससे जो हमारी ऑडिटरी परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है, वो एक तरह से डिप्राइव हो जाती है, जिसकी वजह से ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स जो है वो उस तरह से डिवेलप नहीं हो पाती, उस तरह से ग्रोथ नहीं होती है इनके अंदर, और वो उस तरह से जो है उनके अंदर मतलब हमारा ब्रेन जो है ऑडिटरी नर्वे सिस्टम, ऑडिटरी नर्वस सिस्टम जो है वो डिवेलप नहीं हो पाता है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। Discrete auditory processing skills. Although there are many neurophysiological and cognitive components and different auditory processes that contribute to the understanding of verbal and non-verbal sounds presented, here are 5 auditory processing skills that are commonly monitored in the auditory verbal sessions and their corresponding stages of development in their children with typical hearing. अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारे ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स में इम्पोर्टेंट होती हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो है, क्योंकि एक टिपिकल हेयरिंग के साथ जो बच्चा होता है वो इस तरह से ग्रो करता है, उसके अंदर इस तरह की ग्रोथ होती है, मीन्स ये एक तरह का हायरार्की है कि वो इस तरह से सुनता है, उसके अंदर ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं जो कि हमें समझने की जरूरत होती है, और ये 5 है। इनमें पहला है फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। जैसे इंटेंसिटी, लोकलाइजेशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ऑडिटरी अटेंशन एंड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, ये 5 स्किल्स हैं जो कि एक टिपिकल हेयरिंग के साथ जो बच्चा होता है उसके अंदर ये नेचुरल तौर पर ये डिवेलप हो रही होती है। तो जब हम काम करेंगे किसी भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के साथ, तो वी शुड नो दीज 5 स्किल्स के हमें इन स्किल्स के ऊपर उन पे काम करना। फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, these abilities are underdeveloped in newborn babies. They have poor abilities in discrimination in higher frequencies such as 400,000 Hz than in low frequencies such as 500 Hz. मीन्स हमें यहाँ पे ये एक एबिलिटी है ब्रेन के अंदर जो कि फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इसमें हम जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनके अंदर जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी जो मतलब उनके अंदर ये ज्यादा होती है, वो उसको परसीव जल्दी कर लेते हैं बनस्पत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स से। Early exposure to high frequency consonants such as s and f and f is essential for developing auditory pathways associated with those frequencies. मीन्स अगर हम हमें इन बच्चों की फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करना है, हाई फ्रीक्वेंसीज भी हमें उनका एक्सपोजर करवाना है, ताकि हमारा जो ऑडिटरी पाथवेज है इन फ्रीक्वेंसीज से जो मंसलिक हैं, जो एसोसिएटेड हैं, उनमें सा और फा ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स है, हमें इनको भी बच्चे को एक्सपोजर करवाना पड़ेगा ताकि वो जो ऑडिटरी पाथवेज हैं वो डिवेलप हो सके। अगर हम इनको नहीं करवाएंगे, एक्सपोजर नहीं होगा, तो ब्रेन के अंदर ऑडिटरी पाथवेज वो जो है वो उस तरह से डिवेलप नहीं हो पाएंगे। ये जरूरी है। From birth to 3 months onwards, infant can discriminate different melodies. अभी हम बात करेंगे इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच। किसी को मालूम है कि इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच क्या होती है?
अगर थे तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे साथ। इन्फेंट डायरेक्ट स्पीच आई बिलीव वो स्पीच होती है जो पेरेंट्स अक्सर अपने छोटे बच्चों से हाई पिच वॉइस में बात करते हैं, आवाज पतली करके बात करते हैं। वो आई बिलीव वो है इन्फेंट हाँ, डायरेक्टेड यस, स्पीच। बिल्कुल ऐसे। हाँ, उसको हम बोलते हैं पेरेंटीज और मॉडरीज। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बच्चे को इन्फेंट डायरेक्ट स्पीच होती है, जिसमें हम बच्चे के साथ बात ऐसे नहीं करते आपको दूध चाहिए, नहीं। हम कहते हैं, अच्छा, आपको भूख लगी है, आपको दूध चाहिए। तो सेम इसी तरह हम उसके साथ सिंगिंग भी करते हैं, उसके साथ हम राइम्स भी गाते हैं। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसको ही हम इन्फेंट डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इन्फेंट के साथ आप मेलोडीज जो हैं, राइम्स जो हैं, वो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एबीटी सेशंस की बात करेंगे, स्टार्ट से ही आपने बच्चे को इसी तरह से लेके चलना है कि आपने उसको राइम्स के साथ, मेलोडीज के साथ आपने एक्सपोजर करवाना है, उसको इंगेज करना है, ताकि उसका जो ब्रेन है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। जितने भी हमारे लिंक सिक्स साउंड्स हैं, उनके साथ एक साउंड जो है वो एसोसिएटेड होता है। जैसे अगर आप एरोप्लेन की बात करते हैं, आ साउंड है, आ, तो उसके साथ आपने एरोप्लेन, एरोप्लेन गोज हाई एंड हाई इन द स्काई, एरोप्लेन, एरो। तो आपने उसके साथ इस तरह का जो स्टार्ट से ही आपने स्टार्ट कर देना है, शुरू से ही, ताकि उसका जो ब्रेन है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मेलोडीज और राइम्स को जल्दी पिक करता है छोटे बच्चों का। तो इस तरह से एट एज 6 months frequency discrimination becomes better at 4000 hertz than at 500 and 1000 hertz। तो जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हो रहा है, बच्चे का ऑडिटरी पाथवेज डेवलप होते जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जितनी उनके अंदर भी मैच्योरनेस आती जा रही, और बच्चा ऑडिटरी स्किल जो है वो उसके अंदर डेवलप होती जा रही है। Discrimination skills continue to mature from toddlerhood well into adulthood। मीन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, टॉडलरहुड से वो चाइल्डहुड में आता है, तो उसकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो भी मैच्योर हो जाती हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटीज होती हैं उसके अंदर डिवेलप हो जाती है। Intensity between 1 to 6 months of age, infants begin to have improved ability to detect differences in intensity, loudness, threshold, but intensity processing is not fully mature until 10 years of age. A verbal practitioner encourage parents to get closer. Means इंटेंसिटी भी बच्चे के अंदर जो है वो 6 मंथ के दरमियान जो एज होती है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी आवाज ऊंची है, कम है, स्लो है या हाई है, इतना इसका इंटेंसिटी है। लेकिन अभी तक भी उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, और 10 इयर्स की एज तक जाकर वो क्या है कि मैच्योर होता है। तो इसलिए जब आप बच्चों के साथ काम करेंगे, पेरेंट्स को आपने ये कोचिंग देनी है, उनको कोच करना है कि आपने बच्चे के करीब होके आपने अभी बात करनी है शुरू में, क्योंकि ऑडिटरी स्किल्स जो है वो टाइम के साथ बढ़ती हैं। तो पेरेंट्स को फिर आप थोड़ा सा फासला बढ़ा लें, फिर उससे थोड़ा फासला बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से आप बच्चे की जो ऑडिटरी स्किल्स हैं इसको भी क्या है कि नोट कर सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, कितने मीटर से जो है, फुट है, उससे बच्चा जो हमारी आवाज को या इंचेस से आवाज को परसीव कर लेता है, और उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो रही है। लोकलाइजेशन Localization is ability to determine the origin of a sound within a physical space.
is one of the skills that develop in early months of age. Localization means कि आवाज कहाँ से आ रही है, करीब से आ रही है, दूर से आ रही है, पीछे से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये भी स्किल जो है वो डिवेलप होती जाती हैं और अर्ली एज में डिवेलप हो जाती है। By 7 months of age, the infant can determine the distance to the sound. इन 7 months का जो बच्चा है वो डिटरमिन कर लेगा कि आवाज जो है वो कितने फासले से आ रही है और किस तरफ से आ रही है। By age 24 months of age, child is able to localize speakers in many different directions. Whatever practitioner coach the parents to use their voices for localization because children interested in parents' voices. Auditive verbal therapy में हमारे जो प्राइमरी फैसिलिटेटर होता है, प्राइमरी क्लाइंट होता है, वो बेसिकली पेरेंट्स होते हैं। हमेशा पेरेंट्स को आप अपने पास बैठाएं, उनकी सेशन जो हैं उसके अंदर बैठाएं, उनको आप ट्रेन करें और उनको ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सेशन ले रहे हैं, कोई टास्क आपने स्टार्ट किया है, उसके अंदर अगर आपने कोई चीज सिखानी है, आगे हम जाकर कुछ स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे जिनमें आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपने फौरन से पेरेंट्स को कोच करना है कि आपने ये एक्टिविटी ऐसे करनी और इस तरह से, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की वॉइसेस से पहले उनको मतलब उनके साथ फेमिलैरिटी होती है, तो आप बच्चों को पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स से कहें कि अपनी जो आवाज है उनके साथ बच्चों को आप लोकलाइजेशन करवाएं ताकि वो जल्दी उस आवाज को जो है पहचान पाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो पेरेंट्स को कोच करें, कोचिंग देंगे, आप बच्चों को जो है अपनी वॉइसेस के थ्रू उनसे इंटरेक्ट करें, अपनी आवाज बच्चों को जो है वो ज्यादा जो है इन्वॉल्व करें ताकि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स केयर गिवर बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज an essential skill for understanding speech and has been shown to affect children with auditory neuropathy syndromic disorders. मीन्स अगर हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो हमारे ब्रेन का टेम्पोरल पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और जो बच्चे ऑडिटरी न्यूरो सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है, उनको स्पीच अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आते हैं। A sound produced, there are rapid changes in frequency and intensity, and these changes carry information about voicing and prosody. Voicing and prosody means उसके अंदर हमारी जो अकूस्टिक हाईलाइटनिंग होती है, हर क्योंकि साउंड की हर फ्रीक्वेंसी की एक हाईलाइटनिंग अकूस्टिक हाईलाइटनिंग होती है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम बच्चे को सिखा रहे हो अप एंड डाउन डाउन डाउन, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि अप बस ऐसे अप डाउन नहीं, बल्कि हम कहेंगे अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से अगर हम अप बी, तो इसको हम कहते हैं अकूस्टिक हाईलाइटनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर साउंड की। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी हमारी उन प्रोसोडी वॉइसेस इंफॉर्मेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को
क्या है कि उसको इंटरप्रेट करता है। अगर ये इशू होगा टेम्पोरल रेजोल्यूशन का, तो जो बच्चे इसमें अफेक्ट हो रहे होंगे वो इसको अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। These skills are developed early and by 3 months of age or adult life. Means अर्ली एज में ही ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के साथ, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तो बच्चा किसी न्यूरोपैथी का ऑडिटरी सिम्पटम का इश्यू के साथ है, तो आपने देखना है कि कोई कि प्रॉब्लम ना आए इस तरह से, और इसको माइंड में रखना पड़ेगा। Auditory verbal practitioner coach the parents to use nursery rhymes and infant directed speech to refine these skills. जैसे अभी हमने बात की, पेरेंट्स को कोच करें कि आप इनके साथ नर्सरी राइम्स जैसे व्हील ऑन द बस हो गया, इसी तरह से ABC सॉन्ग्स राइम्स हैं, इसी तरह से छोटे बच्चों के साथ आप उनको कहें कि आपने इस तरह से बात करनी है, एक फ्लैट वे में नहीं करनी बल्कि एक फास्ट पैटर्न में करनी है। तो ये जो हमारी टेम्पोरल रेजोल्यूशन की स्किल्स होती है, ये इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है और ये बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑडिटरी अटेंशन। ऑडिटरी अटेंशन इज अ हायर लेवल स्किल, वन ऑफ द लास्ट आर रीच maturation in children. Auditory attention वो कोई भी आवाज है उसको किस लेवल तक अटेंशन दे सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही हायर लेवल की स्किल है जो कि डेवलप होती है, और उसमें बैकग्राउंड नॉइजेस भी आ रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसकी जो अटेंशन है उसको खास तरीके से उसने अटेंड करना है। Throughout the child's early auditory development, there are different components of attention, such as arousal, the ability to detect and respond to a sound, which appears to develop rapidly in the first 2 months of age. Means हमारी जो attention है, arousal जो component है, ये 2 months of age में develop हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑडिटरी अटेंशन की बात करें, हमारे पास कोई बच्चा आता है और उसका जो हियरिंग एड है या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट है या जो भी डिवाइस उसने लगाई हुई है वो काम ही नहीं कर रही है, तो हम किस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें पेरेंट्स को कोच करना होगा कि आपने बच्चे की जो हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, इसको एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे आपने इसको बच्चा इसको इस्तेमाल करे, बच्चे ने इसको लगाना है। अगर इससे कम लगाएगा, क्योंकि बहुत सी रिसर्चेज ये बताती हैं जितना ज्यादा आप हियरिंग एड और ऑडिटरी इनपुट देंगे उतनी जल्दी और उतना बेहतर तरीके से बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर कम लगाएंगे, टाइम कम लगाएगा बच्चा हियरिंग एड, तो ऑडिटरी इनपुट कम जाएगा, तो उसके अंदर उस तरह से क्या है इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। Orienting is an automatic behavioral response where the listener turns toward the sound. मतलब ओरिएंटिंग के साउंड कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है, ये किसकी आवाज है, ये तो मम्मा की आवाज है, पापा की आवाज है, नो ये तो भाई की आवाज है, दादा की आवाज है, नानू की आवाज। तो इस तरह से ओरिएंटिंग उसको ये ओरिएंटेशन हो जाती है कि अब जो है ये आवाज ऑटोमेटिकली बिहेवियर रिस्पॉन्स आ जाता है कि बच्चा उसको देखता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, उसके फेस की तरफ देखता है। Two main types of auditory attention, attentiveness and selective. Attentiveness सुन के उसने सुना, हाँ कोई आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है देखा। फिर सिलेक्टिव, बहुत से लोग बोल रहे होते हैं, उसने सिर्फ उसी आवाज को फॉलो करना है, उसी आवाज को उसने अटेंड करना है जिससे उसको कंसर्न है, बाकी आवाजें बैकग्राउंड में चली जाए। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। Auditory verbal practitioner coaches the parents to engage frequently in infant-parent exchange
is as a way to extend the child's auditory attention. तो पेरेंट्स को कोच करें, उनको बताएं कि आप जितना ज्यादा बच्चे के साथ बातें करेंगे, जितना ज्यादा इसको ऑडिटरी इनपुट देंगे, तो इससे बच्चे की जो ऑडिटरी अटेंशन है वो इंक्रीज होगी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको बता दें यहाँ पे आपके 5 मिनट के बाद जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों ने दोबारा फिर उसी जो लिंक है उसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है 40 मिनट के बाद। इस तरह से बच्चों को आपने जो है पेरेंट्स को बताना है कि इस तरह से बच्चे की ऑडिटरी अटेंशन जो है वो डेवलप है। स्पीच अंडरस्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज, competing noises. Infants and young children have difficulty separating speech from noise. These stages of increasingly complex listening skills in less than ideal listening situations are due in part of brain maturation and myelination of various neural structures. क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वेरी कम्प्लेक्स, उसके अंदर बहुत सी स्टेजेस होती हैं लिसनिंग की, स्पीकिंग की, और हमारा जो माइलन शीट है वो जितनी वो थिक होती जाएगी, हमारी स्किल्स उतनी उनके अंदर मैच्योरेशन आती जाएगी, वो उतनी मतलब मैच्योर होती जाएगी। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हमारा ब्रेन मैच्योर होता है, माइलन शीट जो है उसके अंदर थिकनेस आती जाती है, तो ये स्किल्स वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा ब्रेन जो है वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे हमारी माइलन शीट बढ़ेगी, मैच्योर होगी, तो हमारे न्यूरल जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाय द एज ऑफ 5 and 12 years those skills become mature. अब इस एज के अंदर जो 5 to 12 years ऑफ एज में ये स्किल्स मैच्योरेशन तक पहुंच जाती है। इसलिए जो every practitioner should realize that early listeners need a quiet environment from auditory sessions and force the parents to create quieter and more acoustic friendly environment in their homes. क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करते हैं, उनको भी शोर में वो नहीं सुन पाते हैं। तो जब हम स्टार्ट में शुरू करते हैं, हमारा बच्चों की थेरेपी स्टार्ट होती है, तो हमें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्वाइट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, ताकि हमारा जो बच्चा है वो आवाज को, इनपुट को अच्छे से सुन सके और उसके ऑडिटरी पाथवेज जो है वो बन सके। तो शुरू में घर में भी, और आपका जो थेरेपी रूम है वो भी बिल्कुल एक तरह से साउंड प्रूफ, वो तो बेस्ट है। अगर साउंड प्रूफ ना भी हो, क्वाइट होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि उसके अंदर जो आवाज है वो गूंज रही हो और बाहर से शोर आ रहा हो, तो उस तरह से जो बच्चा है उसकी ऑडिशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, वो सही तरीके से सुन नहीं पाएगा आवाज को, और उसकी ऑडिटरी स्किल जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, ये जितनी स्किल्स थी हमने जो पढ़ी हैं, ये बहुत जरूरी होती है ऑडिटरी इनपुट के लिए, ऑडिटरी डेवलपमेंट के लिए, और हमारी स्किल्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप। During the first 2 months of age, newborns make automatic and reflexive noises and vocalizations such as crying, coughing, grunt, burp and sneeze. ये हमारी जो ऑटोमेटिक मतलब बहुत से बच्चे रिफ्लेक्सेस शो करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके रिफ्लेक्सेस आप देखते होंगे, रोता है, कफ करता है, और रोने की भी डिफरेंट जो है वो फिर आगे बैबलिंग, क्राइंग, बैबलिंग पे जाता है, फिर इस तरह से उसकी स्पीड डेवलप होती है। इसी तरह से many researchers agree that these vocalizations seems to follow the melody of their surrounding language models. Means वो एक तरह से मेलोडिक
वे में जो है वो बोल रहे होते हैं। अगर वो रो भी रहे हैं, अगर वो स्नीज भी कर रहे हैं, तो एक तरह से मेलोडी टाइप में कर रहे हैं। जितनी भी उनके सराउंडिंग में है, तो वो उसको एक तरह से मेलोडिक वे में ले रहे हैं। इस तरह से जो है उनकी स्पीच और ये डेवलप होती है, वोकलाइजेशन होती है। अब हम देखेंगे कि अगर एक बच्चा जो इनएडिक्वेट ऑडिटरी एक्सेस के साथ है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ किस तरह के इश्यूज होते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज में क्या प्रॉब्लम होता है। तो अभी